हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ पांडे गुरुकुल अड्डा पे। आज की क्लास में हम लोग जो कल की क्लास में डिस्कस किए थे उसके आगे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मुझे एक बार रिकॉल कराएंगे कल हम लोग क्या डिस्कस किया था। बेसिक इंट्रोडक्शन किया था किसके लिए? रिलेशन के लिए। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन होता क्या है, नोटेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे सेट्स पे ऑपरेट करता है, क्या उसका प्रोसेस है रिलेशन को फाइंड आउट करने का। ये चीजें हमने डिस्कस की थी एंड लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी रिलेशन में चार एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हैं जिनका नाम क्या था? डोमेन सेट, कोडोमेन सेट, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, वो आगे ये जो मैंने चार पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं ये फंक्शन में बहुत यूजफुल रहेगा। फिलहाल अभी तो आपका जो बेसिक जानकारी है उतना उसको हम लोग रखेंगे। आज की क्लास में जो आपका 12th का कोर सिलेबस है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइप ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो आप सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, तो मैंने जो डिस्कस किया था आपसे कि जो रिलेशन होता है किसी भी गिवन सेट पे डिफाइंड होता है कुछ इस तरह से। एक बार रिकॉल कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरह क्या बातें हुई थी हमारी आपके बीच में। आर इज सच दैट, अच्छा नोटेशन ध्यान रखना, आर कैपिटल आर यहाँ पे रिलेशन को दिखा रहा है, ध्यान रखना कैपिटल आर यहाँ पे रिलेशन को दिखा रहा है। समटाइम्स अगर मैं ऐसे लिखता हूं कैपिटल आर एंड दिस, तो ये किसका होता है? सभी को नॉलेज होगा ये किस चीज के लिए। सर दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। ये किसके लिए बेटा? ये रियल नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल आर अब हमेशा रिलेशन को शो करेगा एंड आर में अगर ये खड़ा सा डंडा हम लगा देते हैं, एक वर्टिकल लाइन और ऐड करते हैं, तो ये रियल नंबर्स को दिखाता है आपको। ठीक है, हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो नंबर के नोटेशन सब आपको पता नहीं चाहिए, इंटीजर कैसे दिखाते हैं, रियल नंबर्स को कैसे दिखाते हैं, वो सभी बेसिक बेसिक जानकारी आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन से पहले मैंने कल डिस्कस किया था ए टू बी। ये क्या बेटा? ए टू बी आपके पास दो सेट्स है और इन दो सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो क्या आपका आर है। और आर का जो डेफिनेशन था वो किस प्रकार था? आर इक्वल्स टू, ये भी क्या है? एक सेट ही बन के आता है और सेट के जो एलिमेंट होंगे किस फॉर्म में होंगे याद करो जरा, एक्स कॉमा वाई। किस फॉर्म में? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स किससे बिलोंग करेगा, ये आप मुझे बताएंगे एक्स किससे बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट गिवन सेट या डोमेन सेट, इसका नेमिंग क्या है? डोमेन सेट। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट जिसका नाम यहाँ पे क्या दे रखा है? आपका बी दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो सर ये क्या था याद करो, दिस इज कॉल्ड डोमेन सेट। बोलो याद आ रहा है? एंड दिस इज कोडोमेन सेट। बात क्लियर रहेगी? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आज है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो आप हेडिंग डालें टाइप ऑफ रिलेशन जो बोर्ड के। हाँ, मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हम इस क्लास में किन किन सोर्सेज को कवर करेंगे या क्या क्या चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपटीशन की अगर हम बात करें, चाहे वो एनडीए हो या आपका जेई का एग्जाम हो, तो जो रिलेशन वाला टॉपिक है थोड़ा वहां पे बहुत कम इग्नोर्ड है, बहुत कम क्वेश्चन वहां पे कभी दिखेंगे या कभी दिखा जो एक क्वेश्चन दिख गया तो बहुत कम ही क्वेश्चन देंगे। जो स्टार्ट होगा हमारा कॉम्पिटिशन वाला टॉपिक वो स्टार्ट होता है आपका फंक्शन से, मतलब प्राइमरीली वहां से मेजरली स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी इसलिए हम यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें आपसे कर रहे हैं, उसको बहुत आगे डीप में डिस्कशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर रहेंगे माइंड में। अब मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ रिलेशन। तो आप मुझे बताएं टाइप ऑफ रिलेशन में कुछ आपने पढ़ा है इसको? टाइप ऑफ रिलेशन कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े तो इसीलिए तो यहाँ पे है। एक एक चीज डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं सोर्सेस की बात कर रहा था, हम किस किस सोर्स को कवर करेंगे। देखो आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, 12th क्लास का भी मेनली एग्जाम आप फोकस कर रहे हो, तो बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे बुक्स तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं जो कवर करूंगा मेनली आपका, सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी, इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन रखा जाएगा, आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी जो सेकंड मेरे लिए सबसे फोकस पॉइंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका पीवाईक्यूज। हम लोग पीवाईक्यूज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू कैसे होते हैं, कैसे हैंडल किया जाएंगे। एग्जामिनेशन जब रिटर्न होता है तो वहां बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होता है कि हम पीवाईक्यू पे ध्यान दें, क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को लिखना है, हर एक चीज पर डिस्कशन रखा जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड, मैं कोई भी एक आपका बुक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। एक दो बुक का नाम प्रीफर करते हैं जो मार्केट में फेमस बुक है, आर डी शर्मा, हम लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। या कोई और बुक अगर मैं देखूं, अरिहंत पब्लिकेशन कुछ बुक्स अच्छी आती हैं या केसी सिन्हा की बुक अच्छी आती है। मेन इन तीनों पे हम क्वेश्चन का डिस्कशन रखेंगे, मतलब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों सोर्सेस को मैं रखने की कोशिश करूंगा। मैं इनके क्वेश्चंस आपको क्लासरूम में डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, सभी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। आर डी शर्मा के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना चाहिए आपके एग्जामिनेशन से, या एग्जाम्पलर वर्ड आप सुने होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उनके कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में अगर डायरेक्ट दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हो।
तो हम लोग उसको क्लासरूम में डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन करके, राइट है। ये बात से आप एकदम निश्चिंत रहे, कोशिश करेंगे कि क्लासरूम में सब कुछ आपको कराने की कोशिश की जाए। आपको घर में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर मैं क्लासरूम में आप डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे क्लास के बाद आपको जब टाइम मिलता है तो वहां पे क्लासरूम में बैठ के आप अपने से घर पे बैठ के आप उसको फिर से रिवाइज करें, फिर से डिस्कस करें, तो बहुत आराम से चीजें हमारे लिए हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात मैं आज अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, एवरी चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो चैप्टर्स में 2 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर निकलेंगे, 4 5 6 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में निकलते हैं, जहां पे आप थोड़ा सा हो सकता है परेशान हो सकते हो, या क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो, या क्वेश्चन में कुछ ऐसी खास बात जिसको आपको ध्यान रखना है, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एक कलेक्शन अलग से बना के रखोगे। मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि आप हमेशा अलग से हर एक चैप्टर के लिए एक अलग से कॉपी आप असाइन करो, हर एक चैप्टर के लिए एक कॉपी पूरी असाइन कर लो, और जो चैप्टर आप पढ़ लो, सपोज करो कि मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, रिलेशन में हमने 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, सपोज करो हमारे की बुक के लेके या पीवाईक्यू सब लेके 20 से 25 क्वेश्चन में डिस्कशन में रखे। अब 20 से 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो सर बहुत हलवा है, आपने बहुत अच्छे से करा दिया है और आपने बहुत अच्छे समझ लिया, सब कुछ है, लेकिन 5 क्वेश्चन में आपने कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की बात की, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें डिस्कशन में बोला कि ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, या तुम्हें लगता है कि तुम भूल सकते हो, तुम्हारे माइंड में स्किप कर सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उन 5 क्वेश्चन का अलग से एक नोट्स तैयार रहेगा, जिससे मैं समझूंगा ये मुझे बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। जब एग्जामिनेशन टाइम में आप पहुंचोगे, जब आपके पास 10 दिन का समय होता है या 1 महीने का समय होता है, जब रिवीजन का बहुत पीक टाइम होता है, उस टाइम पे वैसे हम लोग भी रिवाइज कराएंगे, लेकिन आपका जो नोट्स रहेगा कि अच्छा मुझे इन क्वेश्चन पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो एग्जामिनेशन की तैयारी अगर अभी से प्लान करोगे तो आप वही है ना कि अगर मैं कहूँ कि नॉर्मली पास होना है 75% 80%, तो ओके ओके ये तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा 95 प्लस चलना है, मैथमेटिक्स में 100 में से आउट ऑफ 98 ले आना है, 99 या 100 ले आना है, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। मैं आपके साथ काम करूंगा, बट आपको प्लान करना पड़ेगा, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी होती है बच्चों क्या कि सर चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यू आखिरी में कर लेंगे, नहीं पीवाईक्यू आखिरी में क्यों करेंगे, ये तो मैथ्स है ना, तो मैथ्स के क्वेश्चन चैप्टर के साथ ही डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू आखिरी में करेंगे जब हमको प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन पहले से लगा के रखेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में 95 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 95 क्वेश्चन जो होते हैं, परसेंट क्वेश्चन आपके रिपीटिशन वाले ही होते हैं। 5 क्वेश्चन में भी हो सकता है 5% क्वेश्चन कुछ अलग दिख जाए, बात की बात है, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मोड पे, बट 95% क्वेश्चन एकदम सेम दिखेंगे आपके बुक के, तो हमें उसका नोट्स अलग से बना के रखना है, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट वाले, एग्जामिनेशन टाइम में को हेल्प करेगा। फिर आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले एक एक चीज डिस्कस करेंगे, नंबरिंग करके चल रहा हूं मैं। सबसे जो पहला रिलेशन है भाई, टाइप है तो नंबर में चलेंगे, सबसे पहला रिलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका नेम है आपके पास सर, इसको कहेंगे इम्प्टी रिलेशन। अच्छा एक चीज और, बहुत सारी बातें ऐसी मुझे लगता है सर सेट की बात आप कर रहे हो, बहुत सारी चीज ऐसी आपको लगे सर ये तो हम सेट में पढ़े हैं, इम्प्टी रिलेशन इम्प्टी सेट तो मैंने पढ़ा था, ये वैसी ही चीजें हैं, मैंने कल की क्लास में कहा था वो रिलेशन क्या इज अ काइंड ऑफ सेट, एक तरह का सेट ही तो है रिलेशन। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डला हुआ है, इसका मतलब ये सेट ही है, अपने अंदर एलिमेंट रहता है, हाँ एलिमेंट का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, ये सेट में एलिमेंट 1 2 3 ऐसे करके होते हैं, यहाँ रिलेशन में 1, 2, 2, 3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन है ये एक सेट ही, ठीक है। एक हम इम्प्टी रिलेशन, या इसको एक नाम और देते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, इसको वॉइड रिलेशन भी कहा जाता है, दो नामों से ये जाना जाता है, बात क्लियर रहेगा। इम्प्टी रिलेशन क्या है या वर्ड रिलेशन क्या है, इसके बारे में एक नाम से ही लग रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जो खाली पड़ा हो, उसी इम्प्टी रिलेशन कहेंगे। लेकिन आपके मन में बात सारी पॉसिबल कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा, एग्जांपल्स देखेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूं, यहां से देखो जरा एक बार, सपोज करो कि आर इज अ रिलेशन सच दैट ए टू बी, ये मैं हर जगह लिखूंगा, आर एक ऐसा रिलेशन है जो ए से बी पर डिफाइंड है, ये बार बार बोलने की जरूरत है, बार बार लिखने की जरूरत है, एंड आर के अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, मीनिंग व्हाट, आर जो हो 5 हो जाए, देयर इज नो एनी एलिमेंट इन रिलेशन आर, तो उसे क्या कहोगे आप, इम्प्टी रिलेशन कहोगे। तो आप कैसे बोल सकते हो, इफ अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट बी, देन इफ रिलेशन आर हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आया ही नहीं इसके अंदर, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, इम्प्टी। लेकिन सर बात ऐसे समझ में आए नहीं, आपने बोल दिया कोई भी नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आया, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज करो मैंने आपसे क्या कहा सर, यहां पे एक सेट लिया मैंने 1 2 3, ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, एंड दूसरा एक सेट ले लिया मैंने सर, दूसरा एक सेट ले लिया
4 5 ये दूसरा सेट मैंने ले लिया, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि इस पर एक रिलेशन डिफाइंड होगा, आर इज सच दैट ए टू बी। हम ए से बी में एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, आर इज सच दैट ए टू बी, ए से बी पे एक रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। एंड रिलेशन की कंडीशन क्या है, आर अपने अंदर एलिमेंट कैसे रखेगा, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रखेगा, एक्स कॉमा वाई के ही फॉर्म में रखेगा। कंडीशन इज दैट एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा इसको सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 where x belongs to capital A and y belongs to capital B। ये रिलेशन है मेरे पास, इसकी लैंग्वेज समझना, थोड़ा लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती, कहना क्या चाहता है, गिवन सेट A गिवन सेट B, मैंने एक रिलेशन बनाया, मान लो एक रिलेशन है, मैंने एक रिलेशन बनाया R इज सच दैट A टू B, मतलब रिलेशन A से B पर डिफाइंड होगा। R के अंदर जो डेफिनेशन कही गई है ये अपने अंदर एलिमेंट को लेके आएगा, मतलब x का रिलेशन y से होगा। कंडीशन ये है कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो 10 आना चाहिए, अगर दोनों को ऐड करें तो 10 आना चाहिए, मीनिंग व्हाट, x और y वही रिलेट होंगे जिनका ऐड करने पर 10 आए, अदरवाइज रिलेशन पॉसिबल नहीं है। मैं कल की क्लास में बार बार बोल रहा था कि रिलेशन की अपनी कंडीशन होती है, इस रिलेशन कंडीशन क्या है कि जो भी दो एलिमेंट हम लेके आएंगे उनका ऐड करने पे, सम करने पे 10 आना चाहिए, तो वही एक्स वाई इस रिलेशन के अंदर दिखेंगे, अदरवाइज कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से वही बारी बारी कर दिखा रहा हूं जैसे कल दिखा रहा था। अब मुझे बताओ, जब आर के एलिमेंट हम निकालने जाएंगे, हम आर के एलिमेंट निकालने जाएंगे, सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी होती है सर, जो पहला सेट है, ये फर्स्ट सेट है, इसके एलिमेंट को लेना शुरू करेंगे। मान लो पहला सेट मेरे पास ये है सर, इसका एलिमेंट 1 हो गया, क्या 1 का रिलेशन किसी भी बी के एलिमेंट से पॉसिबल है, ऐसे एज्यूम करो सर, इसको ऐसे एज्यूम किया जा सकता है, सपोज करो मैंने इसको x माना, ये मेरा y हो जाएगा। अगर 1 का रिलेशन आप फोर्स दिखाना चाहते हो तो 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 4। तो क्या 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है, अब मान लो आपने कहा सर हो सकता है, तो मैं 1 को 4 लिख रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताओ क्या दोनों को ऐड करने पर 10 आ रहा है, नहीं सर 10 तो नहीं आ रहा है। इस रिलेशन की अपनी कंडीशन है कि वही एलिमेंट लेके आओ जिनको ऐड करने पर 10 आए, तो मैंने कहा सर नहीं, 1 और 4 तो रिलेट नहीं कर सकते, मतलब ये गलत हो गया, हम इसको नहीं ले सकते हैं। क्या 1 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 1 प्लस 5 कितना होता है, ये तो 6 होता है, जो कि 10 के इक्वल नहीं है अगेन, इसका मतलब 1 और 5 के बीच में भी नहीं हो सकता है, 1 और 5 के बीच में भी पॉसिबल नहीं है। कट्टम कुट्टम कर दे रहा हूं तो आपको लगेगा हाँ ये गलत चल रहा है। अच्छा, अब इस तरह से आप 2 को देखो सर, क्या 2 का रिलेशन पॉसिबल है, क्या 2 को हम 4 से रिलेट कर सकते हैं, सर 2 प्लस 4 करने पे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, इसका मतलब सर ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या 2 को 5 से कर सकते हैं, अगर हम 2 को 5 से करेंगे तो दोनों को ऐड करो 7 ही आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आप देखोगे 3 को 4 साथ कराओगे तो 3 प्लस 4 7 आएगा, जो कि 10 नहीं है, एंड 3 प्लस 5 करोगे तो ये 8 आएगा, जो कि ये भी आपका 10 नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। टोटल पॉसिबल इतने रिलेशन हो सकते थे, और इनमें से कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो ये आपका रिलेशन है, मैं कहूंगा कि आर के अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, मीनिंग व्हाट, आर इज एम्प्टी, आर एम्प्टी है। अगर आपका आर एम्प्टी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड 5, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहलाएंगे या वॉइड रिलेशन कहलाएंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट पॉसिबल ही ना हो, उसे आप क्या कहोगे, इम्प्टी रिलेशन या वर्ड रिलेशन कहते हो, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मैंने एक एग्जांपल से भी आपको दिखा दिया है कि कोई भी सेट अगर गिवन है तो जब उसके एलिमेंट आप निकालोगे, कोई एलिमेंट नहीं मिला हमें, इसका मतलब क्या है सर, वो इम्प्टी रिलेशन है, रिलेशन है, क्योंकि इम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं तब भी रिलेशन का नाम दे रहे हैं, बट उसका नाम क्या हो गया, इम्प्टी रिलेशन या वर्ड रिलेशन आपके पास कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, कुछ नोट करना। पहला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्प्टी रिलेशन या वर्ड रिलेशन, एक एग्जांपल साथ मैंने आपको दिखाया, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, सेकंड टाइप पे आते हैं सर। सेकंड आपका है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या है, अगेन बात वही है, एक ऐसा रिलेशन जो गिवन सेट पर 8 स्टेप बी पर डिफाइंड हो। मान लिया दो सेट हमारे पास ए सी पी पे डिफाइंड हो रहा है,
इफ अ रिलेशन, अच्छा मैंने कल आपसे क्या कहा था, रिलेशन क्या होता है, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, याद करो, यही तो चर्चा हुई थी, मैक्सिमम डिस्कशन इसी पॉइंट पे हुआ था, रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें दो बातें हैं, दो बातें हैं, या तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या तो इसी की इक्वल हो जाएगा। भाई इक्वल भी पॉसिबल था, यस सर, ये भी आपने दिखाया था। दो पॉसिबिलिटी है भाई, साइन का मतलब ही होता है या तो इसके अंदर होगा या तो इसके बराबर होगा या तो इसके इक्वल हो जाएगा। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो इफ एनी रिलेशन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर कोई रिलेशन दो गिवन सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं सर, उसको कहेंगे आप यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ए और बी सेट पे अगर आपका गिवन रिलेशन ए क्रॉस बी की इक्वल हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो कौन से रिलेशन यूनिवर्सल हो सकते हैं, सिंपल सी बात है सर, जब हम किसी रिलेशन में कोई कंडीशन लगाए ही ना, हम ऐसा कोई रिलेशन बनाए जहां पर हम कोई कंडीशन ही अप्लाई ना करें, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा। क्या रहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा, ठीक है। इसी एग्जांपल्स का बहुत सारे कराए, ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हो, वो आर के इक्वल ही रहेगा, इसका मतलब क्या है, वो यूनिवर्सल है, कोई कंडीशन ना लगाए। एग्जांपल दिखा देता हूं, सपोज करो मैंने आपसे कह दिया कि ए कितना है आपका 1,2 एंड बी कितना है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे ले लिया, रैंडम ले लिया मैंने, ठीक है। और मैं कह रहा हूं रिलेशन आप बनाओ, बस कोई कंडीशन नहीं है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। जब कोई कंडीशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन होगा वो किसके इक्वल रहेगा, हमेशा ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी निकालना मैं आपको कल सिखाया है, आवाज नहीं बताऊंगा, ए क्रॉस बी आपको आना चाहिए निकालना, ए क्रॉस बी निकाल दो, ये आर के इक्वल रहेगा, इसी यूनिवर्सल का हो गया। ये बात क्लियर है, तो यही क्या कहलाएगा, आपको यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो दो रिलेशन हो गए हमारे, एक इम्पटी रिलेशन एंड दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। एक नोट जरा ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट याद रखना, हमने ये जो दो रिलेशन, यार ये पेन चेंज कलर क्यों चेंज कर दे रहा है, बड़ी समस्या है इसके साथ। हमने जो दो रिलेशन पढ़े, इन दोनों रिलेशन को, इन दोनों रिलेशन को क्या कहता है हमारा, एक इम्पटी रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है, एंड दूसरा क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों रिलेशन को एक अलग रिलेशन की कैटेगरी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या नाम दिया था इसका बेटा, इसको कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। मतलब इम्पटी रिलेशन एक ट्रिवियल रिलेशन की कैटेगरी में आता है एंड यूनिवर्सल रिलेशन भी आपका ट्रिवियल रिलेशन कैटेगरी में आता है। ट्रिवियल का मतलब समझते हो, जो किसी काम का नहीं है, इसको एक हिंदी में वर्ड है तुच्छ बोलते हैं, तुच्छ, बहुत अजीब सा वर्ड लगता है बट है, मतलब ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है। ट्रिवियल मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, दिस इज ट्रिवियल मैटर, ऐसे बोलते हैं, दिस इज ट्रिवियल मैटर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो ये इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। जब मैथ्स ही करेगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा भाई, ठीक है, बट हमको जानना चाहिए, हमको ये जानना चाहिए, इसलिए हमने इसको जाना है। तो कोई पूछेगा ट्रिवियल रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे रिलेशन में जो आपका इम्पटी रिलेशन होता है या यूनिवर्सल रिलेशन होता है, उसको ही ट्रिवियल रिलेशन कभी कभी कहा जाता है, ठीक है। ये अलग से नाम कर रख दिए कुछ अच्छा दिखने के लिए। क्लियर है, यहाँ से दो टाइप रिलेशन हो गए। अब जो नेक्स्ट टाइप है उसमें थोड़ा सा कुछ पहले मुझे और बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आता हूं, ये अच्छा नोट कर लेना तुम लोग, सब लोग नोट कर लेना, आप इसको रोक के नोट करके फिर आगे बढ़ो, बस इतना ही जानना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ बेटा, नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला, पहले मैं लिखूंगा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। पहले इसको समझो, अभी तक मैं जितने भी रिलेशन आपको दिखाया हूं वहां पे एक बात नोट कर रहे होगे कि सर आप दो सेट ले रहे थे, सेट ए एंड बी, दिस इज टू नॉन एम्प्टी सेट। यहां पे दो सेट हमारे पास है जिसमें रिलेशन दिख रहा था सर आर इज सच दैट, या ए से बी की तरफ था, या ये से लिखा था मैंने आर इज सच दैट बी टू ए, दो अलग अलग सेट पे चल रहा है। इफ एनी रिलेशन एक सेट पर ही ऑपरेट हो, मतलब या तो ए से ए पर ही हो जाए, या ऐसे लिख दें बी से बी पर ही हो जाए, ऐसे रिलेशन को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बाइनरी ऑपरेशंस अब सिलेबस में हट गया है, पहले एक टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन,
उससे ही इस बात को समझते थे, बट बहुत आसान सी बात है। यहां पर दो अलग अलग ना सेम रहेंगे सेट, मतलब ए का रिलेशन ए पे ही हो एंड बी का रिलेशन बी से ही हो जाए, या तो ये रहे ऐसे दिखेगा, जो भी सेट दिया जाए ए बी सी डी या जो दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो गिवन सेट का अपने ही ऊपर अगर रिलेशन है उसे हम बाइनरी रिलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। एक वर्ड लैंग्वेज और यूज करते हैं कि हम दो इनपुट डालें तो आउटपुट हमेशा गिवन सेट में ही आए, और गिवन सेट का हमेशा ए ही है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कल मैं इस डिस्कशन में थोड़ा सा शायद नहीं बोला था ये वर्ड, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था डोमेन सेट। ये मैं कहीं यूज करूंगा लैंग्वेज में तो आप कंफ्यूज ना होना, इसलिए लिखवा रहा हूं। इसको मैं डोमेन सेट कहा था। इसको मैं कई जगह पे इनपुट सेट भी कह दूंगा। क्या कह दूंगा? इसको मैं इनपुट सेट भी बोल दूंगा, दिस इज ऑल्सो इनपुट सेट। एंड बी को मैंने क्या बोला था सर, याद करो जरा। बी को मैंने कहा था दिस इज कोडोमेन सेट। यस सर, ये आपका कोडोमेन सेट है। समटाइम्स मैं अपने टर्मिनोलॉजी में इसको आउटपुट सेट भी कह दूंगा। क्या कह दूंगा इसको मैं? आउटपुट सेट भी बोल दूंगा। ठीक है, मतलब इनमें से हम पॉइंट लेंगे और आउटपुट हमेशा इसमें देखेंगे। जो हमारा y होता है, ये भी जरा समझो। मैंने कल कहा था x, y। यस सर, आपने बात बोला था। x को मैंने कहा था कि कलेक्शन ऑफ x, मतलब कलेक्शन ऑफ इनपुट है ये। x को हम इनपुट कहते हैं और y को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट कहते हैं। x एक्सिस वाले पॉइंट को हमेशा इनपुट एक्सिस कहा जाता है एंड y एक्सिस को हमेशा क्या कहा जाता है? आपका आउटपुट एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनपुट सेट हो जाएगा और ये आउटपुट सेट हो जाएगा। इनका कहना है कि इनपुट आप गिवन सेट में लो और आउटपुट भी उसी सेट में आए। देखो यहां पर इनपुट सेट भी ए है और आउटपुट सेट भी क्या आपका ए ही है, मतलब इनपुट हम गिवन सेट में ले और आउटपुट भी उसी के अंदर आए। देखो जो भी कार्यक्रम होगा वो इस सेट के अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब है इनपुट भी हमारा ए में ही आएगा और आउटपुट भी हमारा ए में ही आना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन बन जाएगा उसे बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस टू होंगे बट यहाँ पे क्या होगा? गिवन सेट के अंदर ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। या मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, अगर इस पर दिखाऊंगा तो लिखा जाएगा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ठीक है, और अगर मैं इस पर दिखाऊंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आर इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। तो याद करो अभी तक क्या लिख रहे थे? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वहां ए और बी डिफरेंट थे, बट यहां पर सेम सेट रहेंगे। इनपुट वाला सेट भी सेम ए ही रहेगा और आउटपुट वाला भी ए ही रहेगा। तो ऐसे रिलेशंस को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब जितने भी टाइप पढ़ेंगे हम बाइनरी रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आने वाले हैं आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम तीनों को बाइनरी की कैटेगरी में ही पढ़ने वाले हैं। तो बाइनरी रिलेशन कंफर्म, इससे कोई दिक्कत की बात तो नहीं आपको, और बता देना। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सिंपल सी बात थी, यहाँ पे अलग अलग सेट है सर, यहाँ पे सेम सेट है। बस यहाँ पर ए क्रॉस बी था, यहाँ पे ए क्रॉस ए रहेगा, तो ये बाइनरी की कैटेगरी हो जाएगी। क्लियर है? चलो इसी के ऊपर हम लोग तीन टाइप को और डिस्कस करने वाले, जो एग्जाम में 100% पूछेगा, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। नोट करना इसको, तो इसको आप नोट कर लेंगे। राइट है? चलो, तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप आ रहा है सर, इसको मैं अलग से नंबरिंग करूंगा। नंबर 1, अब बाइनरी में आप लिख रहे हो नंबर 1। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अब याद रखना, सेट हमेशा एक रखा जाएगा, सेट ए, जो कि नॉन एम्प्टी रहेगा। ऑब्वियस है सर, नॉन एम्प्टी रखना ही रखना है आपको। ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो अब आपका रिलेशन ए सच दैट ए से ए पर डिफाइंड होगा। यस सर, हम बाइनरी पढ़ रहे हैं, ए से ए पर डिफाइंड होगा। कोई भी गिवन सेट आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाता है? इसकी अपनी एक प्यारी सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, जो कि यहां पे ए है, एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेट्स बाय इटसेल्फ, गिवन सेट के एलिमेंट अगर अपने आप से ही रिलेटेड हैं तो उसे क्या कहोगे आप? सर उसे कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा सर डेफिनेशन बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं कर पाती है, तो हम इसको किस समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। किस समझेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट लिखना, एवरी एलिमेंट, यहाँ पे एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, ठीक है, ये एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से आप समझो सर, मान लो मैंने कोई एक सेट ले लिया 1 2 एंड 3, ये एक सेट है, ठीक है सर। एक रिलेशन आपने बनाया कि सच दैट आप ए से डिफाइन कर लो, यस सर ए से डिफाइन कर दिया। अब मैं रिलेशन आपको बना के दे रहा हूं, 2-3 रिलेशन बना रहा हूं। मतलब पहले रिलेशन में लिखा R1 R1, इससे मैं कुछ एलिमेंट बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मैंने लिखा सर 1,1 1,2 2,2 एंड 3,3। पहला एग्जाम्पल से देखो डेफिनेशन क्लियर होती चली जाएगी। 3 एग्जाम्पल देखेंगे, तीनों खत्म, डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। पहला आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, आपको सर डेफिनेशन के लिए बताएं, कुछ क्वेश्चन हमसे रहे, बिल्कुल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आप ही बताओगे। क्यों सर, क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेट बाय इटसेल्फ, मतलब ए का एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी और से करे हमें कोई मतलब नहीं, अपने आप से तो 100% कहे। अच्छा इस सेंटेंस में एक बात छिपी हुई है, अपने आप से रिलेट करने की बात तो कह रहा है, लेकिन ये मना भी नहीं कर रहा है किसी और से भी रिलेट कर सकता है। अपने आप से तो करेगी, इंपॉर्टेंट है इसके लिए, किसी और से कर जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बात समझना, अब देखो 3 एलिमेंट मेरे पास हैं, एलिमेंट 1 एलिमेंट 1, तो क्या एलिमेंट 1 का रिलेशन इसमें कहीं दिखता है आपको अपने आप से? सर 1 का रिलेशन 1 से है। अगर x y लिखा इसका मतलब है कि x रिलेट टू y, मतलब 1 रिलेट टू 1, 1 का रिलेशन 1 से तो हो गया। मतलब सर एक चेक हो गया कि सर पहला एलिमेंट तो अपने आप से रिलेट कर रहा है, तो मेरा काम पहले के लिए तो सही है। ओके, दूसरा एलिमेंट इसका खुद से रिलेशन, मतलब 2 का रिलेशन 2 से होगा, मतलब क्या दिखना चाहिए, कहीं तो 2,2 दिखना चाहिए मेरे रिलेशन के अंदर। दिख रहा है सर आपको? यस सर 2,2 यहाँ पे है, दिस ये 2,2 है, इसका मतलब 2 का रिलेशन 2 से भी हो गया। क्लियर है? एंड थर्ड मेरे पास क्या आपका 3 है, तो क्या 3 का रिलेशन कहीं 3 से है, मतलब कहीं 3,3 तुमको दिख रहा है क्या? यस सर यहां दिख रहा है, ये 3,3 भी हो गया। इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैंने एवरी एलिमेंट के लिए चेक किया, ये अपने आप से रिलेट तो कर रहे हैं 100%। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 100% ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसा रिलेशन जो गिवन सेट के एवरी एलिमेंट को उसके अपने आप से रिलेशन दिखा दे, उसे क्या बोलते हो आप? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप कहते हो। गॉट इट? आपके मन में सर एक कंफ्यूज आएगा, ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये लाइन ही कह रही है कि अपने आप से रिलेट करे, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी और से कर जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1,2 है, कोई दिक्कत नहीं सर। इन तीनों का है तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा कुछ है हमें से कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा मैं एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं, ऐसे में आकर दो आप R2 वाला देख लो जरा, R2 लिख दे रहा हूं मैं, R2 पे बना के दे रहा हूं आपको, 1,1 बना दे रहा हूं, 2,2 एंड 3,3। बताओ क्या ये है? तो बिल्कुल क्लियर हो गया, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, कोई समस्या की बात ही नहीं सर। ओके, वैसे इस तरह रिलेशन आगे चल के एक और टाइप पढ़ाएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, उसी कैटेगरी में चला जाएगा। बट अभी तो ये रिफ्लेक्सिव है और आगे भी रहेगा, बट एक अलग कैटेगरी दिखेगी इसमें, बट ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा तीसरा बताना जरा सर, थर्ड। मैं अगर R3 की बात करूं, यहां देखना, मैं मान लो ऐसे लिख दे रहा हूं, 1,1 लिख दिया सर, 2,1 लिख दिया, 3,3 लिख दिया। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अब आपको बताना है सर क्या ये रिफ्लेक्सिव है, कमेंट करता हूं मुझे क्या रिफ्लेक्सिव है ये। तो 1,1, 1 का रिलेशन 1 से दिखा सर, 2 का रिलेशन 2 से होने का मतलब है 2,2 दिखना चाहिए रिलेशन में। तुमको कहीं 2,2 दिख रहा है? देखो जरा ना, 1,1 है, ये 2,1, दिस इज नॉट 2,2। क्या यहां पे नहीं? तो 2,2 तो सर कहीं है ही नहीं। और अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये गलत हुआ, इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, 100% ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इसे रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये क्या है? ये कुछ अलग कैटेगरी होगी सर, अभी तो हम इतना नहीं पढ़े, बट रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहा। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। अभी बस मैं डेफिनेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा फोकस मेरा नहीं, आप डेफिनेशन सीखो।
रिलेशन एंड फंक्शन में अगर डेफिनेशन लेवल पे आप अच्छा खेल गए तो पूरी पूरी चैप्टर हमारे लिए आसान होती है। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर कंप्लीट डेफिनेशन अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको महसूस करते हो, तो आप बहुत कुछ जीत जाओगे। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने पकड़ लिए सर, एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेट बाय इटसेल्फ। अपने आप से रिलेट करना चाहिए, किसी और से कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप से करे। तो देखो यहाँ पे किसी और से कर गया था, इसका लव, इसका रिलेशन हुआ, बट सर ये क्या हो गया, हमारी दिक्कत की बात नहीं है, हमें जो जरूरत है उसके हिसाब से ये है, बाकी और कहां क्या कर रहा है डजेंट मैटर, डोंट केयर इट। ओके, इसका मतलब दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये सर रिफ्लेक्सिव रहा, ये भी रिफ्लेक्सिव रहा, बट तीसरा वाला नहीं रहा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप विथ एग्जांपल नोट करोगे और अच्छे से क्लियर होगा। इसको आप नोट करें, हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अगला जो आपका रिलेशन है सेकंड, इसको मैं सेकंड नेम कर रहा हूं, इसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन सर, बिल्कुल बात वही है। फिर से मैं एक गिवन सेट लूंगा जिसको आप कहेंगे ये नॉन एम्प्टी सेट है सर, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, एक रिलेशन डेवलप कराएंगे, याद करो बाइंड्री ए से ए पर ही रखेंगे, यस सर रखेंगे, बाइंड्री है ए से ए पे रखा जाएगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिक समझने की कोशिश करना। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ये कहता है इफ, ध्यान रखना ये वर्ड याद रखना, इफ ए रिलेट टू बी। अरे यार ये कलर का थोड़ा सा इशू है, ए रिलेट टू बी, देख रहे हो ये दो दो कलर चल रहा है सर, व्हाइट की जगह येलो करने का मन कर जाता है, घूम जाता है, बट इट्स ओके, मैनेजेबल है, आप मैनेज करेंगे। ए रिलेट टू बी, दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये इंप्लाई करते हैं तो डबल इंप्लीकेशन का साइन लगा सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेट टू ए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को समझो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज, डबल इंप्लीकेशन लगा सकते हैं, बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। आसान भाषा में बोलता हूं, इफ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन रिलेशन आर, तो ये इस बात को इंप्लाई करना चाहिए कि बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर आपको दिखे, कोई ऑर्डर पेयर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम किसी ऑर्डर पेयर चूज करते हैं, मतलब दिस इज गिवन, ये आपको दिया गया है, कह रहा है कि ये गिवन है, अगर ये है ऐसा तो ऐसा भी होना चाहिए, दिस डिजायरेबल, ये गिवन है कि ऐसा दिया गया है, देन ये आपके लिए होना चाहिए, मतलब हमको ये दिखना चाहिए। अगर किसी रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है, तो अगर देखो क्या बी कॉमा ए है कि नहीं, अगर बी कॉमा ए है इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक होगा, पर्टिकुलर दिस ऑर्डर्ड पेयर। मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर किसी रिलेशन के अंदर बी कॉमा ए है तो क्या दिखना चाहिए उसका, ए कॉमा बी दिखना चाहिए। गॉट इट, तो जो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास है उसको आप इंटरचेंज करा दो, वो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखना चाहिए वहां पे, उसे क्या बोलोगे आप, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आप ये भी नोट करोगे, ऐसे भी कहीं दिखेगा, इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। लेकिन सर ये बात बहुत क्लियर नहीं होती है जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देख लीजिए सर, बिल्कुल देखना चाहिए। मान लो मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट भाई 1 2 3, एकदम पेड एग्जांपल हमारा, आसान सी बात समझाने के लिए। मैथमेटिक्स को जितना आसानी समझा जाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई बात आसानी से नहीं समझी जा सकती है, इसका मतलब वो अच्छी नहीं है, मतलब इसका मतलब उसको आप नहीं समझ पाओगे, या आप ऐसे बोलना चाहिए मुझे कि अगर कोई बात मैं आसानी से नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, इसका मतलब वो चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी। पहले आसान भाषा में समझते हैं, क्वेश्चन का लेवल हमारा अलग अलग हो सकता है, बट हमारा कॉन्सेप्ट जितना आसानी से हमको समझ में आए उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जामिनर को डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या कर ले जाए होगा। ठीक है, बट होगा हमारे बेसिक एग्जांपल कॉन्सेप्ट से ही, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे अभी। ठीक है, ए आपका दिया गया 1 2 3, ओके सर, मैं यहां से एक रिलेशन डेवलप करूंगा, याद करो बाइनरी होना चाहिए, मतलब ए से ए पर ये रिलेशन होगा, बिल्कुल क्लियर है। कुछ रिलेशन मैं बना रहा हूं, R1 सपोज करो मैंने R1 बनाया,
1,1, 1,2, 2,1 एंड 3,3 मैंने ऐसे बना दिया। तो पहली चीज तो मैं आपसे पुराना क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप मुझे बताओ। अरे इतना पढ़ा है तो पूछो ना भाई, पुराना वाला एक बार रिवाइज करा दो। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बताओ मुझे, दिस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? ये जो गिवन रिफ्लेक्सिव है, आप इतना समझ गए सर रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन यहाँ पे 2 से, 2,2 कहीं नहीं, इस मतलब नहीं, 3,3 है, इसके अलावा आपके पास 2,2 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तो पुरानी बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं है सर ये बात। अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके लिए आप अलग अलग चेक कर सकते हो सिमेट्रिक है कि नहीं। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो हम लोग सिमेट्रिक में हमेशा एक स्ट्रेटजी लगाते हैं, क्या इस एक मेथड यूज करते हैं, जब भी सिमेट्रिक का डिस्कशन आता है वो है से ज्यादा नहीं है वे हम फोकस करते हैं, क्योंकि नहीं है दिखाना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें देख रहा हूं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मैं आप सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। याद देखो, एक मैं मान लो ये ऑर्डर पेयर मैंने लिया, ये ऑर्डर पेयर 1,2 हमारे रिलेशन के अंदर 1,2 है, तो ये तो गिवन है सर। तो डिजायरेबल क्या होना चाहिए, हमें चाहिए क्या? अगर 1,2 है तो ये इस बात को इंप्लाई करना चाहिए कि 2,1 भी होना चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या ये इस बात को इंप्लाई करता है कि इस रिलेशन के अंदर 2,1 है? अगर 1,2 है तो 2,1 भी है। इसका मतलब मैं कहूंगा अगर 1,2 प्रेजेंट है तो इसके अंदर 2,1 भी हमने देख लिया, वो भी प्रेजेंट है। बिल्कुल विजिबल है ना, ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये देखो। इसका मतलब अभी तो ये मुझे दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है, पर्टिकुलर दिस ऑर्डर पेयर। ये कुछ इस तरह से बात है। मैंने कहा कि एक्स वाई हमको दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि वाई एक्स दिखे, वाई एक्स दिखा, इसका मतलब ये वाई एक्स है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इसको ले लेता, ये वाला सेट लेता, मान लो मैं पहले इसको रखता, सपोज करो मैं रख लिया सर 2,1 रख लीजिए आप, तो 2,1 मुझे दिया गया है। अब क्या ऐसा मैं दिखा दूं कि सिमेट्रिक बन जाए? अगर सर 2,1 है तो इसको पलट दो, 1,2 दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है? यस सर 1,2 दिख रहा है, मतलब 1,2 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है सर। ये बात भी बन गई, इसीलिए ये डबल इंप्लीकेशन साइन लगा देते हैं ऐसे करके, दोनों तरफ से पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये, लेकिन क्या सर सभी के लिए चेक करना है? यस, सभी के लिए होना चाहिए। अब हमने दो के लिए तो चेक कर लिया, देखो इसके लिए चेक कर दिखाते हैं, इस पर थोड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है। आपसे कह रहे हैं 1,1 रिलेशन के अंदर है, क्या आपको चाहिए? भाई ये एक्स और ये वाई है, पलट दो, तब भी तो 1,1 ही रहेगा। तो मैं कह दूंगा 1,1 मुझे चाहिए, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके रिलेशन में। 1,1 तो है ही ना भाई, 1,1 है, हमको क्या चाहिए? 1,1 है तो 1,1। अब दो बार थोड़ी लिखेंगे 1,1, सर की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो 1,1 सिमेट्रिक कंडीशन पूरी करेगा। एंड सर 3,3 के लिए प्रूफ कर लोगे आप, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए मैंने चेक कर दिया सर सिमेट्रिक है, सभी के लिए। याद रखना, अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल है तो हमेशा सिमेट्रिक दिखाएगा वो ऑर्डर पेयर, हमेशा दिखाएगा। तो रेफ्लेक्सिव वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या दिखाएंगे आपको? सिमेट्रिक दिखाई देंगे। वैसे 1,1 ऑलवेज सिमेट्रिक शो करेगा, 2,2 ऑलवेज सिमेट्रिक शो करेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के सॉरी, ये वाई इक्वल टू 40 डिग्री में लाइन बनाता है और हमेशा सिमेट्री को शो ही करता है, सिमेट्री नहीं घुसेंगे। तो 1,1 ऑलवेज सिमेट्रिक रहेगा, 2,2 ऑलवेज सिमेट्रिक रहेगा, 3,3 ऑलवेज सिमेट्रिक रहेगा। हमें चेक कहां पे करना होता है? जिनके एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, इसीलिए डेफिनेशन में ए और बी अलग रखे जाते हैं, ये अलग अलग। तो क्वेश्चन में स्ट्रेटजी रहती है कि जो अलग वाले ऑर्डर पे उनको चेक करो बस, जो सेम वाले तो हमेशा रहेंगे यार, उस पर कोई हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम सेम वाले फोकस नहीं करते हैं, हम अलग अलग जो एक्स वाई होते हैं उनको उन पर फोकस, जैसे मैंने पहले किस पे फोकस किया? 1,2 पे किया है, मैं इस पे नहीं आया था, पहले मैंने 1,2 पे ही किया। तो आपको फोकस पहले जो एक्स अलग, एक्स और वाई अलग, उन पर फोकस करना है। अगर उनके लिए, ये किसी के लिए एक के लिए भी नहीं होगा, इसका सिर्फ एग्जांपल और दिखाता हूं, आपको थोड़ा और क्लियरिटी आनी चाहिए। सपोज मैंने अब एक रिलेशन बना दिया R2, इसी में 1,1, 1,2, 2,1, 3,3 एंड एक लिख दिया मैंने, सपोज करो 2,3 लिख दिया। अब 2,3 नया ऐड कर दिया इसमें। अब बताओ क्या सिमेट्रिक है? अब आप मुझे बताएंगे क्या ये सिमेट्रिक है? टेल मी।
बहुत आसान सी बात है, अब आना चाहिए आपको। सर अभी देखो पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने इसके लिए चेक किया सिमेट्रिक था, इसके लिए इन दोनों के लिए चेक कर लिया सिमेट्रिक था, इसके लिए चेक कर लिया सिमेट्रिक था। अब नया एक जुड़ा 2,3, इसके लिए देखते हैं। 2,3 हमें दिया गया, ये रिलेशन के अंदर है। अब आपके लिए डिजायरेबल क्या है, आपको चाहिए क्या इस सेट में, क्या रिलेशन में क्या दिखे कि सिमेट्रिक बन जाए। आपको चाहिए कि अगर 2,3 है सर तो यहाँ पे 3,2 दिखना चाहिए रिलेशन के अंदर। बताओ क्या 3,2 कहीं तुमको रिलेशन के अंदर दिखता है, क्या कहीं दिखा? नहीं सर यहां तो नहीं दिख रहा है। मीनिंग व्हाट, इसके अंदर 2,3 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग। अगर ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो इस पूरे रिलेशन को घोषित करेंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। एक के लिए भी अगर नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब एक भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा सर। दोनों में क्लियरिटी आ गई है? ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है, क्वेश्चन में और एक्सप्लोर करेंगे, बट डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए ना। विदाउट डेफिनेशन हमारी कहानी गड़बड़ा जाएगी, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट करोगे, पहले विथ एग्जांपल नोट करोगे, जब क्वेश्चन में आएंगे तो और बहुत सारी बातें खुलेंगी वहां पे, तो ऐड करते जाएंगे, बट अभी डेफिनेशन को एकदम क्लियर रखना है। ओके, तो नोट डाउन कर लेंगे आप। ओके, इसी में एक छोटी इंफॉर्मेशन और है, उसको नोट पॉइंट में डाल दो। कुछ किताबें लिख देते हैं, बच्चे देख के डर जाते हैं सर ये लिखा है हमारे में। एक होता है एंटाई सिमेट्रिक, एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन या एंटी सिमेट्रिक बोल दो, थोड़ा सा एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं इसको। ये क्या है, इसके डेफिनेशन वही ऐसी है कि भाई हमारे पास एक सेट होगा जिसमें रिलेशन ए से डिफाइंड हो जाएगा। ओके सर, एंड ये कह रहा है इफ ए कॉमा बी हमारे रिलेशन के अंदर है, मतलब बिलोंग कर रहा है, एंड ध्यान रखना, अच्छा हमारे रिलेशन फंक्शन में दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, एक होता है एंड दूसरा होता है और। दोनों का मीनिंग आप समझते हो? एंड का मतलब दोनों चीजें एक साथ रहनी चाहिए, दोनों का होना जरूरी है। और का मतलब कोई भी एक हो जाए, जैसे मैं लिख रहा हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। और एक किस बात को इंप्लाई करे, ये इंप्लाई कर जाए कि यहां से ए इक्वल्स टू बी मिल जाए। क्या मिल जाए? ए और बी बराबर हो। वैसे देखा जाए तो ये दो चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब ए और बी आपस में बराबर हो जाए। अगर कोई दो ऑर्डर पेयर ऐसे रिलेट कर रहे हैं तो उनका ए और बी अगर आपने इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब वो एंटाई सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये एक टाइप रिलेशन है, बस तुमसे पूछा नहीं जाएगा ये बेसिकली, बट इसको ध्यान रख सकते हो। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है सर? ऐसे रिलेशंस इनमें दो ऑर्डर पेयर किस नेचर के, ध्यान रखना, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए ही होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे सपोज करो कि 1,2 है, यहां पर 2,1 ही होना चाहिए। और ये दोनों रिलेशन में है, अगर इस बात से हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1 इक्वल्स टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स में, 1 बराबर 2 हो ही नहीं सकता, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि जैसे कह दूंगा ये दिस इज नॉट एंटाई सिमेट्रिक, एंटाई सिमेट्रिक है ही नहीं। एंटाई सिमेट्रिक होता तो ये दोनों आपस में इक्वल आते, बट यहां पे ऐसा नहीं है। एक दो एग्जांपल में दिखा सकता हूं इस पे, सपोज करो मैंने ये कह दिया, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x ग्रेटर देन, आप मुझे बताना, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर नेचुरल नंबर, देखो यहां से मैं कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर के लिए मैं रिलेशन लिख रहा हूं कि x ग्रेटर देन y है एंड y ग्रेटर देन x है। ये बताओ ये कब पॉसिबल हो सकता है? अगर x y से बड़ा है और y x से बड़ा है तो तभी पॉसिबल है जब आप कह दो कि y बराबर x है, y इक्वल टू x है। ये तो संभव नहीं है यार, x y से बड़ा है और y x से बड़ा हो जाएगा, कब पॉसिबल हो सकता है? तभी पॉसिबल आपस में दोनों क्या इक्वल है। तो ये अगर दो ऑर्डर पेयर है और इससे आप इक्वल प्रूफ कर दे तो उसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, तो सिमेट्रिक एंड दिस इज एंटी सिमेट्रिक। इट्स ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट आपका थर्ड आता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हो इसको? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये क्या है आप जरा देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन वेरी वेरी इजी, बहुत सबसे आसान ये है। ठीक है, एक गिवन सेट है मेरे पास ए विच इज नॉन एम्प्टी। ओके सर, ये एम्प्टी नहीं है, अरे ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, होगा एलिमेंट रहेगा तभी रिलेशन पॉसिबल होगा। इट्स ओके सर, आप ही तो लिख रहे हैं।
आर इज सच दैट ए टू ए से ए पे एक बाइनरी ऑपरेशन, हमारा बाइनरी रिलेशन यहां बना, और मैं कह रहा हूं कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब पॉसिबल हो सकता है, इट इज पॉसिबल व्हेन ए रिलेट टू बी एंड, याद रखो एंड, और नहीं एंड, बी रिलेट टू सी, दिस इंप्लाइज ए रिलेट टू सी, ए रिलेट टू सी। बात पकड़ में आनी चाहिए। ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, ऐसे है, ए का रिलेशन बी से हुआ, बी का रिलेशन सी से हो गया, और इन दोनों बातों से आपने ये दिखा दिया कि ए का रिलेशन किससे हो जाए, सी से हो जाए, किससे हो जाए, सी से हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इट्स ओके। चलो अब यहां से इसको डेफिनेशन आप नोट कराओगे, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जांपल से। इसको आप ऐसा भी लिख लो, ऐसे दिखेगा ये, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। बट सर डेफिनेशन इतनी आसान दिखती है, बट एग्जांपल समझाओ ज्यादा आसान सही रहेगा। एग्जांपल देखेंगे इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल में क्या देखोगे आप, जरा देखो, इसको नोट करना, जरा इसको नोट करना। चलो एग्जांपल्स का देखो आप, सपोज करो हमने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5, और एक रिलेशन में डेवलप कर रहा हूं। मैं भी सब कुछ बना के आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा बना के मिलेगा आपको, क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा। अभी मैं रिलेशन बना के दे रहा हूं, क्वेश्चन में आपको रिलेशन भी बनाना पड़ेगा, देना बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आर है आपका कुछ ऐसे मालूम में लिख दे रहा हूँ, 1, 1 है सर, 1, 2 भी है, 2, 3 है, 3, 3 है, 3, 1 है, 1, 3 है, ऐसे कर। एक और कर लो तो बेटर हो जाएगा, और थोड़ा सा कर लो तो बेटर हो जाएगा, और ठीक है। अब सर शुरू हो जाओ, तो एक और कर लेते हैं और बेटर हो जाएगा थोड़ा सा, मैं इसको और अच्छा कर देना चाह रहा हूँ। एक रिलेशन और रख रहे हैं हम लोग, 1, 2 भी रख ले रहे हैं। चलो ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा 1, 2 तो है पहले से प्रेजेंट है, नो सॉरी सॉरी 1, 2 है पहले से है, ठीक। अब सर इसको दिखाना है कि क्या ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। भाई ट्रांजिटिव क्या बात है, हम दो ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए जाएंगे, ये हाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ उसको, देखो ये गिवन है हमें, ये दोनों गिवन है, ये ऑर्डर्ड पेयर और ये दोनों गिवन है। डिजायरेबल क्या हमारे लिए, हमें चाहिए क्या, हमें ये दिखना चाहिए, हमें ये मिल जाए हमारे रिलेशन के अंदर, जो भी कुछ कहानी हो रही है रिलेशन के अंदर ही हो रही है, ये भी रिलेशन के अंदर ही है, ये भी है, इन दोनों के साथ आपको ये दिखाना पड़ जाएगा। अगर ऐसा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैं ऐसे कुछ बना के आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें जरा देख लो आप, इसमें देखो, मान लो मैंने एक सेट लिया सर मैंने ले लिया यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर ले लिया और ये ले लिया, सपोज को मैंने इसको चूज किया आप कन्वीनियंस के लिए, आप कहो सर ये ले लीजिए, इसको लिया जा सकता है, बट अभी मैं इन दोनों को ले लूंगा जिससे आप आसानी से समझ पाओ। तो ये क्या है, सपोज करो सर ये अच्छा मैं हर जगह एक्स वाई लिख रहा था क्या, ठीक है ए बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ क्या लिखा दिखा देता हूँ, मैंने ए बी एंड बी सी लिख दिया, ठीक है। या इसको कंफ्यूज ना करो आप, तो इसको ऐसा लिख लेना, क्या करना, इसको एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड आप वाई कॉमा जेड कर लेना, एक तीसरा एलिमेंट लाना पड़ेगा ना, तो यहां से क्या दिखना चाहिए, एक्स कॉमा जेड आपको दिखना चाहिए बस, और क्या भाई, जैसे ए बी सी है वैसे एक्स वाई जेड में नेम करता, ठीक है। तो ये इससे मैं समझने से आप कुछ जगह सारा ए बी सी लिख देते हैं और कुछ जगह एक्स वाई जेड, बात वही है, वेरिएबल्स कुछ किसी तरह से चूज कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ आप जरा, तो मैं देखो कुछ इस तरीके से मैंने दो को चूज किया, क्या क्या सर, 1, 2 रिलेशन के अंदर है, यस सर, 2, 3 भी रिलेशन के अंदर है, यस सर है। अब आपको क्या दिखना चाहिए, आप मुझे क्या दिखे तो आपका रिलेशन ये इसके लिए ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्या दिखे आप बताओ, आप हमेशा इसको समझो, इसको समझो, मैंने क्या लिखा था, ये ए कॉमा बी हो गया, ये क्या हो गया आपका बी कॉमा सी हो गया, याद रखना
ये दोनों आपस में क्या दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे, सेम होने चाहिए वाले, इसका y और दूसरे का x ये सेम दिखने चाहिए। ये सर ओके, ये सेम दिख गया यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो, बच क्या रहा 1,3, तो ये आपको क्या दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि 1,3 क्या रिलेशन के अंदर है क्या। तो देखो क्या 1,3 रिलेशन के अंदर कहीं दिखता है, पूरे में चेक कर लो भाई। 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 का ही है, यस सर है, 1,3 यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है इसके लिए। पूरे के लिए मैंने चेक नहीं किया, आपको समझाने के लिए भी कह रहा हूं, अगर मैंने ये 3 ऑर्डर पे 2 लिए तो मैंने दिखा दिया कि ये क्या है आपका ट्रांजिटिव है इनके लिए। हो सकता है किसी के लिए ना हो तो खत्म कहानी हो जाएगी। अगर किसी भी एक ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिव नहीं रहा तो पूरा पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। मैं भी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, जब मैंने इन दोनों को लिया तो मुझे ट्रांजिटिव दिखाई। अब आपके मन में सर कोई और चूज कर देख लीजिए, बिल्कुल चूज कर लेते हैं। मान लो भाई साहब ने इसको और इसको ले लिया, मैंने लिया 1,1 ले लिया, 1,1 आपने लिया, एंड दूसरा क्या आपने लिया सर 1,2 आपने ले लिया। आप मुझे बताओ क्या आपको दिखना चाहिए, इसको और इसको छोड़ दो तो क्या दिख रहा है 1,2, तो 1,2 आपको दिखना चाहिए। तो क्या आपके रिलेशन के अंदर कहीं 1,2 दिखता है, देखो आपको 1,2 है इसके अंदर, सर बिल्कुल है, देखो 1,2 है। तो अब ये नहीं कह सकते कि सर ये दोनों थे तो ये सेम हो गया, हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था, ये अलग था, ये अलग था, तो तीसरा अलग दिखा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये लिए तो हमें जो चाहिए वो हमारे अंदर है। अब वो अलग है नहीं हमें से कोई मतलब नहीं है, जो चाहिए वो है। इसका मतलब ये इसके लिए भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और आप चेक कर लो कुछ और लेना चाहते हो, मान लो मैंने सर इन दोनों के लिए लिया, इन दोनों को चेक कर रहा हूं मैं, इन दोनों के लिए मैंने लिख दिया सर 3,3 रिलेशन के अंदर है, साथ ही साथ 3,1 रिलेशन के अंदर है। आप मुझे बताओ क्या मिलना चाहिए, क्या डिजायरेबल हमारे लिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 3,1 हमें कहीं दिख जाए। तो मैं देख रहा हूं क्या 3,1 कहीं रिलेशन के अंदर है, ये है तभी लिखना, अदरवाइज मत लिखना। तो क्या है 3,1 है, तो अच्छा सॉरी मैंने 3,1 2 बार लिख दिया क्या यार, थोड़ा सा देखो यार, मैथमेटिक्स मुझे बहुत गाली देगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसको 2 बार नहीं लिखना चाहिए था, सेट के फॉर्म में 2 बार लिखना मतलब गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई है। ओके सर, तो ये त्रिकोण दिखता है हमारे यहाँ पे, ये बिल्कुल है, तो मीनिंग व्हाट सर, ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप कोई और ऑर्डर पेयर ले तो आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, क्वेश्चन आएगा कैसे हर को ऐसे एक एक करके चेक करेंगे। नहीं, क्वेश्चन में हमेशा जब इस तरह से दिखाया जाएगा तो आपसे पूछेगा कि ये दिखाओगे ट्रांजिटिव नहीं है, और नहीं दिखाना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। मान लो ऐसे 20 ऑर्डर पे लिख के देंगे, क्या सबके लिए हम चेक करेंगे, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे उस केस में कि आपको दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव ना दिखाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी एक भी ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिव नहीं है तो पूरा पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। भले 5 के लिए आ रहा है, एक के लिए नहीं आएगा, कहानी खत्म, वहीं पे टाटा बाय बाय, इट्स ओके। तो आप ध्यान रखोगे, अभी तक मैंने जितने उठाए हैं सब के लिए ट्रांजिटिव है ये कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस क्या करने का कि हम 2 ऑर्डर पेयर चूज करेंगे, और तीसरा जो डिजायरेबल है वो भी ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। गॉट इट। अगर ये बातें आपको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, आप इसको एक बार देख सकते हो एग्जांपल से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे जहां आप दिखाएंगे ट्रांजिटिव नहीं है, और नहीं दिखाना, आप मेरी बात मानो, सबसे आसान होता है। और हम ये मेथड भी अप्लाई करते हैं, जब क्वेश्चन हमारा बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं ना वाला पार्ट हमें ज्यादा आसान दिखे, और हम नहीं प्रूफ कर, गलत प्रूफ करते हैं, रिलेशन वहीं से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने 3 बातें कर ली। आपका एक क्या हो गया सर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड फोर्थ वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे, इस एग्जामिनेशन पेपर में, तो यही से बनेगा। अगला मैं लिख रहा हूं जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। मेरी राइटिंग में गड़बड़ाई हो तो बता देना। इक्विवेलेंस मैं बोल तो रहा हूं, आप अपने से लेना। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ऐसे रिलेशन, ध्यान रखना, ऐसे रिलेशन जो तीनों हों, जो तीनों हो, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव भी हो,
सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अगर किसी रिलेशन में तीनों रिलेशन आते हैं तो उसे आप क्या कहते हो सर? वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। मतलब ऐसा रिलेशन जो तीनों हो जाए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी रहे, सिमेट्रिक भी रहे एंड ट्रांजिटिव भी रहे, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? क्या इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या सर ऐसे रिलेशन जो तीनों होते हैं? यस सर। अच्छा एक बात और, कब नहीं होगा? अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात गलत हुई, मतलब ऐसा कोई रिलेशन है, मान लो दो को प्रूफ कर रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तब भी इक्विवेलेंस नहीं होगा। मान लो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी एक नहीं होगा तो कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो क्या मुझे इसको अलग से बताने की जरूरत है? नहीं। हम जो तीन सीखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उन तीनों को दिखा देंगे। अगर होगा तीनों तो वो इक्विवेलेंस कैटेगरी में होगा, और नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कैटेगरी में नहीं होगा। इनको अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हमने अभी सीखा इनको। हम इन तीनों को अलग अलग निकालेंगे। अगर कोई एक ही रिलेशन तीनों बात को प्रूफ कर देगा वो इक्विवेलेंस कैटेगरी में चला जाएगा, और प्रूफ नहीं करेगा सर तो इक्विवेलेंस कैटेगरी में नहीं होगा। बात समझ आई आपको? अगर यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। और क्वेश्चन हमेशा यही बनता है, लॉन्ग बनता है, गिवन रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करके दिखाओ है या नहीं है। प्रूफ करने की बात होती है तो अगर करना उसको पूरा देखकर सॉल्व करेंगे। हम रिफ्लेक्सिव भी देखेंगे, सिमेट्रिक भी देखेंगे एंड ट्रांजिटिव देखेंगे। अगर तीनों आए तो आपका वो इक्विवेलेंस होगा। अगर तीनों नहीं, तीनों में से कोई भी एक नहीं आया, वही कहानी खत्म कर देते हैं। भाई साहब अगर ये एक मतलब मान लो मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया और मैंने दिखा दी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप लिख दोगे सिंस दिस गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट मींस व्हाट, आप आगे भी बात लिख दोगे कि ये आपका इक्विवेलेंस कभी हो ही नहीं सकता। तो आगे इनको चेक करने की जरूरत तक भी नहीं पड़ती। ठीक है ना, ये बात क्लियर रहेगी। एक छोटा सा रिलेशन और बच रहा है, उसको डिस्कस करता हूं, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी देख लो भाई, कहीं दिख गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या है? फिर से वही बात है, आर इज सच दैट ए टू ए टू ए, कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, इस बात का डेफिनेशन क्या है, लिख रहा हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेट्स only by itself। ऐसी लाइन कहीं और पहली बार लिखी गई क्या? याद करो रिफ्लेक्सिव मैंने क्या कहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेट बाय इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव बात कही थी, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है ओनली। मैंने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट अपने आप से रिलेट तो करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट करेगा। वहां पर क्या कहा था रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव में कहा कि अपने आप से रिलेट करे, किसी और से कर जाए हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसको अपने आप से ही रिलेट करना पड़े, किसी और से इसका रिलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल में कह रहा हूं, सर मैंने एक सेट लिया एंड एक रिलेशन बनाया यहां से R1 1,1 1,2 2,2 एंड 3,3। क्या बताओ ये आइडेंटिटी रहेगा? मैंने कहा कि इसका अपने आप का एलिमेंट का रिलेशन अपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, ओनली, किसी और से पॉसिबल नहीं है। तो वन का रिलेशन वन से तो है, लेकिन वन का रिलेशन टू से भी हो गया सर, ये डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। इट मींस व्हाट सर, गिवन रिलेशन आइडेंटिटी तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सर आप मुझे बताओ, मान लो इसको लिख रहा हूं 1,1 2,2 एंड 3,3, ये बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल सर, तीन एलिमेंट है 1 2 3, और वन का रिलेशन वन से है, टू का रिलेशन टू से है एंड थ्री का रिलेशन थ्री से है। बात पकड़ में आई? तो इसमें क्या हुआ, इनके एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट कर गए,
इसका मतलब दिस इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। बोलो, तो डिफरेंस समझ में आया? रिफ्लेक्सिव में अपने आप से करे, किसी और से भी कर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। देखो अब रिफ्लेक्सिव है नहीं, बट आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करना चाहिए, अपने से बाहर कभी ना जाए। ये आइडेंटिटी क्यों नहीं बना? क्योंकि वन का रिलेशन टू से भी हो गया, अपने आप से बाहर चला गया। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिनके एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट कराते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मेरा एक स्टेटमेंट सुनना, क्या ये बात सही बोल रहा हूं? अगर ये बात सही है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बोलना, अगर गलत है या आपको कोई कंफ्यूजन है तब भी आप लिख के लिखना, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मेरी लाइन सुनना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं नोट पे लिख दे रहा हूं इसको, बस मुझे कमेंट कर बताना मैं सही लिखा हूं कि नहीं, ये नोट सही है कि नहीं, आप बताना मुझे, ये कमेंट में आप लिख के मुझे बताओगे, ठीक है? मैं लिख रहा हूं एवरी, इसको आई आर ऐसे लिखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन आई आर लिखते हैं। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बताना क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप कमेंट में लिख के बताना क्या ये बात सही है कि नहीं। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, बट उल्टा इसके पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं लिख दिया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये बात सही है गलत आप मुझे बताओगे। एक लाइन और जो सकते हैं कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, वो अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसको मुझे आप कमेंट में लिख के बता देना क्या ये स्टेटमेंट सही है और इससे आप क्या समझते हो, ठीक है? आज हमने क्या किया यहाँ बेसिकली, जितने भी टाइप थे हमने सब डिस्कस कर दिए। रिलेशन में इतने ही टाइप को डिस्कशन करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट वाली क्लास में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन रखूंगा, जितने भी टाइप आपने पढ़े हैं बस बेसिक बेसिक डेफिनेशन अपने माइंड में लेके आना। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे दिखाते हैं कि इक्विवेलेंस है, कैसे दिखाते हैं सिमेट्रिक है, लिखने का तरीका क्या है, एग्जामिनर को कैसे लिखे कि नंबर हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, इन सारे पॉइंट पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। आज क्लास में ये तक करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल।